अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आतिफ़ ख़ान। And this is me, Sumaira Kadir. हमेशा की तरह आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आपको पता है हमारे पॉडकास्ट का ख़ासा भी यही है कि आप लोग जो लिख भेजा करते हैं उसके ऊपर हम बात किया करते हैं और आज भी इंतहाई अहम मौज़ू है। यकीनन पिछले पॉडकास्ट में आप लोगों ने अगर सुना है तो आखिर में ज़रूर ये बताया गया, जाते हुए जो मैसेज में ये चीज़ ज़रूर शामिल की गई कि हम बात करेंगे किस तरह से स्कैम किया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट्स को उन तमाम एजेंट्स से बचना चाहिए जो डन बेसिस का कह के स्टूडेंट के ज़हनों में ये डाल देते हैं कि अब यूके जाना या किसी भी कंट्री जाना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। एक क्राइटेरिया है जो आप पूरा करने के बाद ही यूके जाने के लिए कहीं भी किसी भी मुल्क के लिए आप जाके स्टडी हासिल करना चाहते हैं वहाँ जाके, तो ये तब मुमकिन हो पाता है। आखिर किस तरह से स्कैम किया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया किया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट्स को झांसा दिया जाता है, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं और यकीनन आपको आज की पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पे बात करने के लिए मुझे हमेशा की तरह जॉइन कर रखा है मैडम सुमैरा कदीर साहबा ने। बहुत शुक्रिया। एक एक दफ़ा फिर आप पॉडकास्ट का हिस्सा बनी और अपने बिज़ी स्केड्यूल में से ये टाइम निकाला। यकीनन बहुत मुश्किल होता है कि स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह से आप परेशान चल रही होती हैं और स्टडी काउंसलर्स में मैं जिस तरह देखता हूँ सारी टीम उनकी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है, उन्हीं के लिए आप फ़िक्रमंद होते हैं और पूरा-पूरा दिन सोचते रहते हैं, अच्छा फलाँ का वीज़ा आ गया और जिस तरह से वो एक्साइटमेंट शो की जा रही होती है, फलाँ का कैश जो है वो आ गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मैं दिन भर जब देख रहा होता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोशिश भी ये होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट जो आपके पास आया है, एक होप लेके आया है और उसकी कोशिश कि मैं यहीं से ये जो मेरा सारा प्रोसेस करवा रहा हूँ, इस प्रोसीजर के बाद मुझे ये ना सुनने को मिले कि हम कर नहीं पाए या हो नहीं पाया। ऐसा यहाँ नहीं होता। तो कोशिश ये जो है वो हमारी रहती है, स्टडी काउंसलर्स का ये ख़ासा है। स्पेशल जब हम कोई इनटेक क्लोज कर रहे होते हैं, जब से अब सितंबर इनटेक तो उसकी क्लोजिंग होती है, लाइक आप कह लें कि इन एंड ऑफ अगस्त एंड मिड ऑफ अगस्त। तो अगस्त और सितंबर ये हमारे लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल के हेक्टिक होते हैं, लाइक ये कि आप सुबह शाम दोपहर यू हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन योर ईमेल्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेल आ सकती है, आपका कैश बचेगा, क्योंकि मोस्टली कैशेस के अंदर इश्यूज आ जाते हैं अक्सर कि आपकी फीस जो है वो डिपॉजिट पूरा नहीं हुआ तो यू हैव टू मेक अनदर डिपॉजिट, या आपका डिपॉजिट एलोकेट नहीं हुआ, कैश एक्टिव नहीं हुई, कैश के अंदर जो लेटर आया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको चेंज करना। तो ये जो लास्ट क्लोजिंग मंथ्स होते हैं ना फॉर एवरी पर्टिकुलर डे, ये बहुत हेक्टिक होते हैं फॉर एजेंट। मैं बल्कि यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो जहाँ नोटिस किया है कि जो मैनेजर है, यहाँ पर एडमिशन ऑफ़िसर है, उसे चाय हमेशा ठंडी पीना पड़ती है। चाहे उसके सामने पहले ही ठंडी हो जाती है, उसे नहीं पता होता लेकिन वो अपने काम में बिज़ी होता है और ये बहुत अच्छी बात है। हमें लंच का टाइम एक्चुअली मिल रहा होता है 4:30-5 बजे, जो वैसे घर जाने का टाइम होता है। तो आज जनाब जिस तरह मैं बात कर रहा था कि डन बेसिस के नाम पे स्टूडेंट्स को क्या कहा जाए, क्या बनाया जाता है आप समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को कैसे समझना चाहिए, कैसे हम्म। परखना चाहिए, कैसे उसको इल्म हो कि हाँ, मेरे साथ अब कुछ होने वाला है, मुझे कुछ झांसा दिया जा रहा है, मुझे पागल बनाया जा रहा है, तो मैं इन चीज़ों से कैसे बचूँ? तो मैडम आप तो यकीनन वाकिफ़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं ये कितना आसान है हमारे ये वो हार्ड टेस्ट है, वो वीज़ा आप कह लीजिए डन बेसिस के ऊपर ये जिस तरह से खिलवाड़ खेला जा रहा है, क्या कहेंगी? अच्छा, जर्नल बेसिस ना बड़े मुख्तलिफ तरीके से वर्क करता है ना सोसाइटी। कुछ लैंग्वेज टेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मुख्तलिफ हैं, कुछ जो है वो डन बेसिस पे कंप्लीट हो जाते हैं, आप उसको करते हैं। वो समहाउ स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता अगर तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही डल है, लाइक वो बिल्कुल बात नहीं कर सकता इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है। अगर तो आपको इंग्लिश समझ में आ रही है ना, आप बोल नहीं भी पा रहे, आप तब भी सर्वाइव कर जाते हो कि एटलीस्ट यू आर लर्निंग समथिंग, आपको वो समझ आ रहा है कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। बिल्कुल सही। अब जिनकी अंडरस्टैंडिंग ही इंग्लिश की क्लियर नहीं है, वो डन बेसिस का सहारा लेके चले तो जाते हैं यूके, लेकिन वहाँ उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो है लैंग्वेज वाला सिनेरियो, जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगी। लेकिन जो मेनली डन बेसिस जिसको मैं स्कैम कंसीडर करती हूँ, वो डन बेसिस के ऊपर वीज़ा है। हमारे लिए बड़ी शॉकिंग बात है, आप क्योंकि आप सारा प्रोसीजर आप इसको देखते हैं कि एक बड़ा स्मूथली प्रोसेस चलता है, इसमें तो डन बेसिस वाला सीन ही कोई नहीं है ना, कि अब मैं एक स्टूडेंट से कहूँ मेरे पास आया, मैंने उसको पिच किया है कि व्हाई यूके इज़ बेटर फॉर यू, व्हाई यूएस इज़ बेटर फॉर यू, और मैं ये कहूँ कि आप मुझे 2 से 3 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दें, तो डन बेसिस है जी, मैं गारंटी देती हूँ आपका वीज़ा लगेगा। प्रोफाइल देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। अनटिल अनलेस वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो जाए अंटिल वीज़ा एप्लीकेशन। अब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी क्या होगी? बैंक स्टेटमेंट फेक दे दे। सही है, वो एडिट करवा दे किसी एडिटर से और फिर वो लगा दे कि बैंक में पैसे मौजूद हैं। ये वेरिफिकेशन होती है। सही है। वेरिफिकेशन में वो ज़ीरो आ गया तो आपकी 6 महीने की मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब जो ये डन बेसिस वाले एजेंट होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, आप सपोज़ आपके पूरे हम बड़े डिसेंट वे में ना बच्चे को पूरा बजट बना के देते हैं
कि आपका इनिशियल डिपॉजिट इतना है इस यूनिवर्सिटी का, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस शो चार्ज इतना है, आपका वीज़ा इतना है और प्रायोरिटी पे वीज़े पे इतनी है। आप अगर टिकट कर रहे हैं तो टिकट पे मतलब एक पूरा बजट बना के देते हैं 30-40 लाख का। डन बेसिस में क्या होता है, वो आपको कहेंगे आप हमें 40 लाख रुपया अपफ्रंट दे दें, 50 अपफ्रंट दे दें और अपना पासपोर्ट दे दें, हम सारा प्रोसीजर जब कंप्लीट होगा आपको बता देंगे। अब वो इसमें करते क्या हैं, बहुत बड़ा रिस्क होता है। सबसे पहले पासपोर्ट आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट को दे दी, आप आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि 90% तक पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की हेल्प लेते हैं फॉर द बैंक स्टेटमेंट। उनके पास अपने इन्वेस्टर्स होते हैं, खुद ही बैंक स्टेटमेंट रखते हैं, खुद ही यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं। स्टूडेंट कंप्लीटली ब्लैंक कर रहा होता है। अब जब आप किसी डन बेसिस के अलावा एक नॉर्मल ऑफिस है, स्टडी काउंसलर से फॉर एग्जांपल आप एक प्रोसीजर करवाते हैं, तो जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है ना, आप खुद एक एजेंट बन जाते हैं। आप दूसरे बच्चे को गाइड कर सकते हो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज है, आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एजेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने स्टूडेंट को बिल्कुल ब्लैंक में रखा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि वो कौन-सी यूनिवर्सिटी में अच्छा, उनके बिहेवियर में से कोई एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात जिससे स्टूडेंट जो है वो ये परख सकता है कि हाँ, कुछ गलत है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारे माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो 30 माह हैं। जिन्होंने 40-50 लाख रुपए लगाना है ना, उनको पता है वो कहाँ जा रहे हैं। डन बेसिस एक दर का नाम है, जिसको आप जितना मार्केट में सेल कर सकते हैं, उतना ही बिकेगा। जैसे आइट्स है, मैं आइट्स को मेरे पास जो स्टूडेंट आता है, उन्होंने ये मेरे मुँह से बात ज़रूर सुनी होगी कि आइट्स मुश्किल नहीं है, इट्स अ मार्केट प्रोडक्ट और इसको डराया जाता है ताकि इसके ऊपर मार्केट ही जा सके। सही। आपको मेंटली तौर पे ना इस तरीके आपकी साइकी के अंदर ये चीज़ फिक्स की जाती है कि आपके आपसे आइट्स नहीं होगा, अगर तो आप 40,000 रुपए फलाँ इंस्टीट्यूट को देके वहाँ से तैयारी नहीं करवाएँगे। ऑल्दो आइट्स इट्स ओनली टुक यू लाइक 15 डेज़, 15 दिन में आपकी आइट्स की तैयारी हो सकती है। अगर कोई कहता है नहीं हो सकती मेरे पास आ जा मैं करवा दूँगी, कोई अच्छा, मत मैं बल्कि यहाँ पे ज़रूर ये भी कहूँगा कि आप एमओआई के ऊपर ज़रूर बात इस वजह से करें, वो स्टूडेंट्स जो अभी उस स्टेज में से गुज़र रहे हैं, जिनके पास मौका है, अगर वो थोड़ी-सी स्ट्रगल करें, थोड़ी-सी मेहनत करें, तो आईएलटीएस का क्राइटेरिया जो है वो अगर वो भी सोचते हैं कल-कला उन्हें जाके अब्रॉड जाके स्टडी करना है, तो वो ये जो उनके लिए इश्यूज़ ना हो, वो क्या किस तरह से ये एमओआई मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपकी हर यूनिवर्सिटी की मार्केट को बहुत बूस्ट देता है, क्योंकि इन दी एंड हम सबको पता बिजनेस करने बैठी हुई यूनिवर्सिटी स्पेशल यूके। मैं इतनी खिलाफ हूँ एमओआई की कि आपकी सोच है, उसकी रीजन क्या है, ये इतना इजी एक्सेस दे देता है ना फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट्स को, जिनकी आप गारंटी नहीं ले सकते कि वहां जाके पढ़ेगा। सही है। जिसने वहां जाके डिग्री खत्म करनी है, आप मुझे खुद बताएं, जो 40 लाख रुपया दे रहा है, 50 लाख के लिए वो डिग्री दे रहा है, क्या उसको क्या फर्क पड़ेगा अगर वो एक आर्ट्स में भी थोड़ी सी मेहनत कर ली। जिसने यूके बेस्ड डिग्री कर लेनी है उसको आर्ट्स से क्या मसला है। तो ये एमओआई की तरफ मोस्टली वही स्टूडेंट जाते हैं, इसमें बुराई कोई नहीं है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं गो फॉर इट, टाइम की बड़ी बचत है, आपको आर्ट्स लैंग्वेज में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। लेकिन जो स्टूडेंट जो मुझे लग रहा है ना जिसकी पर्सनैलिटी से कि इससे डिग्री नहीं होनी, और वो जब एमओआई पे क्वालिफाई कर रहा होता है तो मुझे लिटरली दुख हो रहा होता है उसकी एप्लीकेशन करते हुए। आप आइट्स जब करते हैं या आप पीटी करते हैं, इस तरह का कोई भी टेस्ट करते हैं, तो वो आपको एक आपकी पूरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है उससे। आप डन बेसिस टेस्ट करवा लें, अगेन उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वीजा भी लग जाएगा। लेकिन आपने सीखा क्या? आप वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ जाके भी एजेंट ढूंढेंगे। और ये वही बच्चे होते हैं जो वहाँ जाके अपनी फाइनल असाइनमेंट्स के लिए भी कोई ढूंढ रहे होते हैं कि आप हमें करके दे दें, क्योंकि हमें जुगाड़ों की आदत हो चुकी है। तो लेकिन कोशिश हमने यही करना है, हमने इंटेलेक्ट को प्रमोट करना है, हमने बच्चों को मोटिवेट करना है। आप आइट्स करें, आप पीटी करें, नहीं मुश्किल, एक दफा अटेम्प्ट नहीं होता, तो एटलीस्ट फिर भी आपको डन बेसिस से कम ही खर्चा पड़ता है। तो डन बेसिस की माशाल्लाह ये लोग रेट लेते हैं। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बेहतर यही है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को 10-15-20 हज़ार देके उसकी तैयारी करवाएं और आप जो है वो खुद अटेम्प्ट करें। एटलीस्ट आप वो स्कोर ना भी कर सके और टाइम की शॉर्टेज है तो गो फॉर द डन बेसिस साइड। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट वेरी मच, लेकिन एटलीस्ट एक दफा आइल्स की एटलीस्ट तैयारी जरूर करें आप लोग। अच्छा, अगर वो किसी स्कैमर के पास चले गए हैं, कोई ऐसा एजेंट है जो मतलब मार्केट में ऐसा पता भी नहीं चलता, जैसे आप बता रहे हैं कि जिस तरह एजेंट्स खास काम करते हैं उनका भी जल्दी नहीं है साफ। हाँ, किसी स्टूडेंट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि हाँ, फलां के साथ ये हुआ था, अच्छा फलां एजेंट के पास ना जाना, लेकिन वो भी बहुत सारे तरीके होते हैं खास कवर करने की। स्टूडेंट का कितना टाइम वेस्ट होता है? एक्सट्रीम लेवल पे टाइम वेस्ट होता है, और उनका पासपोर्ट खराब होता है। अब मैं बताती हूँ डन बेसिस चीज निकली कैसे ना, लोगों के दिमाग में ये मार्केट का प्रोडक्ट आया कैसे। आप एजेंट है, यू आर वर्किंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम वर्किंग फॉर द यूके। मैं यूके को प्रमोट करूंगी, मैं कहूंगी यूके में इजीली वीजा आपका प्रोसेस हो जाएगा, और मैं क्या कहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में वीजा नहीं लग रहे। आपको पॉइंट मिल गया कि आपने मेरी बात को काउंटर कैसे करना है। आप कहेंगे मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दें, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगाता हूँ। स्टूडेंट को होगा भाई हाँ भाई मैंने तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, इनके डन बेसिस पे गारंटी दे के कह रहे हैं। अब जब वीजा नहीं लगेगा तो आप स्टूडेंट आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, बिल्कुल। आपका क्या ही चला जाएगा।
जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा क्योंकि आपने तो अपफ्रंट उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं। एग्ज़ैक्टली। आपका सर्वाइवल वैसे का वैसे रहेगा। टाइम का वेस्ट होगा और स्टूडेंट क्योंकि खुद ब्लैंक पे रहता है तो वो दिन-रात उसकी जो उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, बच्चों को अंदाज़ा भी नहीं होता है कितना मेंटली स्ट्रेसफुल होता है कि आपने जब किसी डन बेसिस वाले एजेंट को अपना सारा प्रोसीजर दिया होता है, आपको खुद नहीं पता क्या हो रहा है। तो जब हमारे साथ बच्चा चल रहा होता है, तो उसको पता है मेरा कल प्री-कैस है, मेरा कल कंसल्टेशन इंटरव्यू है, मेरा कैस फाइल हो गया है, मेरी एप्लीकेशन गई हुई है क्योंकि उसको कंटीन्यूअसली साथ-साथ मेल आ रही होती है। ये लोग मेल भी खुद बनाते हैं असल में, जो बड़ी मज़े की बात है। आप खुद ही ईमेल जनरेट करेंगे स्टूडेंट की, उसका कोड भी इनके पास ही रहेगा और ये स्टूडेंट को पता ही नहीं है, उसके पास कोई मेल जा ही नहीं रही सिरे से। मसला भी हो गया, उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया, कैंसल भी कर दिया, स्टूडेंट विल बी ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक। सही। अच्छा आखिर में मैं ये भी चाहूँगा कि इस पे आप ज़रूर बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, कहीं उन्हें ये ना लगे वो किसी ठीक एजेंट के पास भी गए हैं, तो उनके ज़हन में कहीं ऐसा वहम ना आ जाए वैसे। मेरा ख़्याल आना चाहिए, आना चाहिए उनके दिमाग लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हर कोई इस तरह से सोचने भी ना लग जाए कि वो ठीक जगह पे है भी और उनके साथ वो कहीं किसी वजह से अपना पेशेंस खो दे। तो इसमें मेरा यही सवाल है कि क्या आपको क्या लगता है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पेशेंस जो है वो कितना मैटर करता बहुत मैटर करती है और पेशेंस जितना स्टूडेंट का मैटर करता है, उतनी ही एजेंट का भी करता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके नर्व्स पे सवार हो जाते हैं, जो मैंने डील किए हैं। अब आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती, आपकी कोई ऑफ़िस टाइमिंग नहीं रहती, आपको रात 11 बजे भी कॉल्स आ रही हैं, 12 बजे भी आ रही है, 1 बजे मैम मेल आ गई है, अभी उठ के चेक करें। भई सुबह हो जाएगी चेक, इट्स ओके, देयर इज़ नो समथिंग लाइक अ वेरी इमरजेंसी, ऑन अ वेरी इमरजेंसी बेसिस दे वर है? लाइक लेकिन एक मैं वो वजह से बताइए कि जब आपको इस तरह मैसेज आता है रिप्लाई कर देती हैं आप? यस, लेकिन इसका मतलब नहीं है आप लोग कॉल खटकाना शुरू हो जाए। भी मेरे स्टूडेंट से बड़ी लड़ाई भी होती है कि भई थोड़ी-सी मेरी पर्सनल लाइफ रहने दें। लेकिन मैं उठा लेती हूँ कॉल। कॉल मैं नहीं मिस करती और रिस्पॉन्स भी कर देती हूँ और मुझे इतनी बेचैनी होती है कि मैं मेल भी चेक कर लेती हूँ। मोबाइल पे क्यों ना करूँ, लैपटॉप पे क्यों ना करूँ, लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ कि वाक़ई कोई इमरजेंसी ना हो। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली अगर मैं उसकी उनकी साइकी समझूँ, उनका लग रहा होता है कि आई ओन दिस एजेंट, ये सिर्फ़ मेरा काम कर रहा है। लेकिन एजेंट को पता है उन्होंने एक टाइम पे 40-40 स्टूडेंट्स को डील करना होता है। तो इसलिए थोड़ा-सा ख़्याल किया करें, लेकिन इट्स ओके। आप कर देंगे लेकिन वैसे। मैं जिस तरह शुरू में भी ये बात की थी, अगर ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सोचते हैं कि ये हमारा ही एजेंट है और हमारा ही काम कर रहा है, अगर आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, तो जब किसी के लिए कोई इश्यू बनता है तो फिर आप लोगों की आँखों में आँसू क्यों है? यहाँ पे वो जो एक एक वो नाता है वो हमें नज़र आता है। आप यकीन करें जब मैं वीज़ा फाइल करती हूँ ना बच्चों का, मेरी नींदें हराम हुई होती है जब तक वीज़ा नहीं आता। स्टूडेंट रिलैक्स होते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रिलैक्स होते हैं। अभी रिसेंटली ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, आपकी चहेती यूनिवर्सिटी से मेल आ गई है। आप मुझे क्योंकि हम कुछ मेल का वेट कर रहे थे एंड ही वाज़ लाइक कि आपकी चहेती यूनिवर्सिटी से ना मेल आ गई है, जाके मेरा प्री कैस जो है वो बुक कर दीजिए। ठीक है बॉस, जैसे आपके हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से सिचुएशन चल रही होती है और स्टूडेंट मोस्टली मेरे स्टूडेंट ना मुझे अपनी फाइल देके खुद रिलैक्स हो जाएँगे कि इन्होंने कर लेना है। क्योंकि हाँ, आदत होता है आपके एक ना हाथ से बहुत सारी फाइल्स जब गुज़र जाएँ, तो आपको एक्सपीरियंस होता है। आपको मैं उनको फिंगर टिप्स पे बता सकती हूँ कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी बेहतर कौन-सी है और इसमें आपका प्रोसीजर कितना लगेगा, कौन-सी स्टेज पे जाके आपको थोड़ा पेशेंस का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने मुझे तंग नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये टाइम टेकिंग है। तो ये इस तरीके से आप ईज़िली आप लोग मैनेज कर लेते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है बिल्कुल समझ। ठीक है, बस आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि बताइए स्टूडेंट स्टडी काउंसलर से क्यों आएँ? स्टूडेंट सही काउंसलर अगर तो आप खुद मेंटली रिलैक्स होके अपने एजेंट को मेंटली स्ट्रेस आउट करना चाहते हैं, तो आप स्टडी काउंसलर आएँ, यहाँ प्रोसेसिंग आपकी ईज़िली स्मूथली हो जाएगी और जितनी टेंशन्स हैं, उनमें से 80% तक टेंशन्स मैं स्टूडेंट तक पहुँचने ही नहीं देती। मेल्स आ रही होती हैं, जो स्टूडेंट देखा मैम ये मेल है क्योंकि मुझे पता है बच्चे ज़्यादातर मेल्स पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ़ मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं कि मैम ये मेल रिसीव हुई है। तो वो पढ़ के मुझे खुद परेशानी हो जाएगी, लेकिन मैं कहूँगी हो जाएगा मसला नहीं है, क्लियर कर दूँगी और वो अल्लाह खैर करे हो भी जाता होता है समहाउ। हुँ। क्योंकि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, थोड़ा-सा आपको फ़ोकस थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ता है। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में हम लोग रिसेंटली एप्लीकेशंस करना शुरू हुए हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो उनका प्री-कैस इंटरव्यू इट्स वेरी डिफिकल्ट जो आपने रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स को डील करना है उस टाइम मेरी बाकी टीम जो है वो बाकी एप्लीकेशंस देख रही होती है। मैं सिर्फ यू लॉ के स्टूडेंट्स देख रही हूँ। तो आपको इस तरीके से थोड़ा मैनेज आउट करना पड़ता है और वो उसी सूरत में होता है जब आपको पता हो कि फलाँ यूनिवर्सिटी की वर्किंग कैसे हो रही है। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करेंगे, आपकी जो है ना वो ग्रिप उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो स्टडी काउंसलर की मेरा ख़्याल हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक्सपर्टीज़ मौजूद है। मैं नहीं हूँ तो मेरी टीम मौजूद है। तो आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथली ही होगा। बिल्कुल ठीक और स्टूडेंट जो जेब में कुछ नहीं रखते, वक़्ती तौर पे कंसल्टेशन के लिए, खाली जेब आ सकते हैं। मेरा ख़्याल है मुझे कंसल्टेशन चार्जेस रखने पड़ेंगे। जितना स्टूडेंट्स मुझे तंग करते हैं ना, तो अभी तो मैंने उनसे चार्जेस नहीं लिए होते तो दे स्टिल फील दे क्रिएट लाइक दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फियर दैट दे ओन मी। तो मेरा ख़्याल है मैं अब कंसल्टेशन चार्जेस रखने के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन नहीं रख पाएँगे क्योंकि ये इदारा स्टडी काउंसलर्स है और स्टडी काउंसलर्स का ये हमेशा से ख़ासा है कि
स्टूडेंट से किसी भी और मद में चार्ज नहीं किया जाता। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। यकीनन उस्ताद जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे थे, सुन रहे थे, आज की पॉडकास्ट से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो एक प्यारा-सा अच्छा-सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती रहे। हमें पता भी चलता रहे कि हमारा मैसेज जो है वो ठीक तरीके से आप लोगों तक पहुँच रहा है और उन्हीं जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं उनको हम अपने इस टॉपिक की शक्ल देके आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो सामने लेके आया करते हैं। तो यकीनन नेक्स्ट वीडियो में भी एक बहुत ही अहम और शानदार टॉपिक होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।